वालेकुम। क्लास साइंस सब्जेक्ट सोशल साइंस 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। हमारा जो लेसन नंबर 10 है ये है 18th सेंचुरी की पॉलिटिकल फॉर्मेशन की। पॉलिटिकल फॉर्मेशन क्या है? तो पॉलिटिकल फॉर्मेशन का मतलब होता है इट रेफर टू रीशेपिंग द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट किंगडम विच इमर्जेड आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ पावर। यानी इसका मतलब ये है कि इक़्तिदार के हाथमे के बाद उभरने वाली मुख्तलिफ मुल्कों के हदूद की असर नो तश्कील। यानी जब किसी हुकूमत का किसी इक़्तिदार का खात्मा होता है, वहाँ से जो मुख्तलिफ ममलकत बनती हैं उनकी जब नए सिरे से हदों की नई तश्कील होती है तो उसी को पॉलिटिकल फॉर्मेशन कहते हैं। तो 18वीं सदी जो है ये पॉलिटिकल फॉर्मेशन का इट इज़ नाउन फॉर द ईयर ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो मुगलों का खात्मा हुआ है और दूसरा जो अंग्रेज़ लोग थे, इंग्लिश तो ब्रिटिश जो थे, उनकी एंट्री हुई है। तो थोड़ा सा मुगलों के बारे में बात करेंगे कि मुगल जो थे वो मंगोल नस्ल के थे। उन्होंने तकरीबन 300 साल हिंदुस्तान पे हुकूमत की। 1520 में अब अहमद शाह अब्दाली की शक्ल में वो यहाँ पे आए। 400 स्क्वायर किलोमीटर पे उन्होंने तकरीबन उनका कब्जा जो था, लैंड जो था वो कब्जे में था और 160 मिलियन लोग जो थे वो उनके ज़ेर हुकूमत थे। तो इतनी बड़ी लंबी हुकूमत के बाद 18वीं सदी में जाकर उनका खात्मा हुआ और एक नई सुबह यानी नई हुकूमत का क़याम अमल में आया। तो टॉपिक जो हमारा है द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मुगल, कि इनको जो मुगलिया सल्तनत इसमें क्या क्राइसिस आई और जो लेटर मुगल थे उनको कैसे यहाँ पे उन्होंने वो नाकाम रहे इसको आगे चलाने में। तो जहाँ तक मुगलों का ताल्लुक है कि वो अपनी ज़िंदगी की उस मकाम पे जा पहुँचे थे जहाँ पे यानी जिसको इंसान तस्वर भी नहीं किया जा सकता, जहाँ पे वो बिल्कुल वो बोलते हैं उस परवाज़ पे वो पहुँचे थे। वो परवाज़ पे उन्होंने हासिल की थी जिस पे पहुँचना बहुत मुश्किल है। तो फिर ये तो एक फितरती कानून है कि हर किसको बोलते हैं कि तरक्की के बाद जवाल आता है। तो ये जो 17वीं सदी का आखिर था ये इनकी जवाल का पीरियड था। तो इसकी जो कारण बन गए हम उनको, ये तो बहुत सारे कारण हैं, चंद थोड़ा जो भी क्राइसिस इनको पेश आए बहरान हम उन पे बात करेंगे। थोड़े हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो पहला जो कारण इनका क्राइसिस का बन गया क्योंकि मुगल एम्पायर जो थे they fought a long war in Deccan with शिवाजी are fighting a long war in Deccan with शिवाजी। उन्होंने इस दक्कन के अंदर शिवाजी के साथ एक बहुत लंबी जंग लड़ी। तो उस जंग में क्या हुआ उनको कि उनके जितने भी फाइनेंशियल और मिलिट्री रिसोर्सेज थे उन्होंने सब लॉस कर दिए, डिप्लीट कर दिए। यानी आपकी माशी और आपकी फौजी ताकत जो थी वो ख़त्म हो गई और उसका असर ये पड़ा कि जितने भी एफिशिएंसी थी एम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन की वो ब्रेक डाउन हो गई। ये सब जो भी पेश आए, क्राइसिस पेश आई, ये औरंगजेब के अपने दौर में पेश आया। तो उसका जो इसके गवर्नर थे, जितने भी प्रोविंशियल गवर्नर थे, उनको एक मौका मिल गया कि वो जितने भी रेवेन्यू पावर, मिलिट्री पावर जो भी थे उनको और ज़्यादा मुस्तहकम करने में इस क्राइसिस के दौरान। तो गवर्नर ने वक्तन फ़वक्तन क्या काम किया, इसको बोलते हैं पीरियडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू, कि उन्होंने वक्तन फ़वक्तन जो है ये रेवेन्यू लेना, मासूल लेना माफ़ कर दिया लोगों से। तो उनका एक अपना नज़रिया था। ऑलरेडी ये जंग में थे, जंग में इनके मुखालिफ भी थे, मैं भी वहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। तो उसका ये नतीजा निकला कि एक तरफ तो इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ख़त्म हो गए थे, दूसरी तरफ से इन्होंने फाइनेंशियल रिसोर्सेज जनरेट नहीं किए, इन्होंने रिमिशन कर दिया रेवेन्यू का। तो इससे उनकी जो पोजीशन मुस्तहकम थी वो और ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। जब ये सब चीज़ें हुई तो उसका डायरेक्ट असर जो था वो फार्मर और पीजेंट पे पड़ा। तो फार्मर और पीजेंट ये दो जो सेक्ट थे सोसाइटी के, ये रेबेलियन हो गए, इन्होंने बगावत शुरू कर दी। दे स्टार्टेड प्रोटेस्ट इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। इन्होंने मुल्क के मुख्तलिफ इसमें बगावत शुरू कर दी और उस बगावत का कारण ये था जब इन्होंने से रीटैक्सिंग सिस्टम शुरू कर दिया। और रीटैक्सिंग में इन्होंने टैक्स रेट इतनी हाइट की थी कि वो माउंटेन को छूती थी, यानी जिसे माउंटेन टैक्स कहते हैं, पहाड़ जैसा टैक्स।
एक तो हालात जो हैं वो काफ़ी ख़राब है, और दूसरे से आपको टैक्स देना पड़ता है, तो टैक्स भी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से इनकी पोजीशन और ज़्यादा कमज़ोर होती गई। और उनके साथ साथ जो पावरफुल चिफ्तन थे, उन्होंने अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। पावरफुल चिफ्तन कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन, ओन पावर। जो सरदार थे उनके, उनकी हुकूमत के, उन्होंने भी अपने आप को मुस्तकम, उन्होंने भी ये मौका समझा कि यार अब ये तो जाने वाले हैं, हम अपने आप को थोड़ा मुस्तकम कर लें ताकि दूसरी पार्टी हमको थोड़ा ज़्यादा ही सपोर्ट कर दें। और इससे पहले भी उनके जो जितने भी उनके पास्ट में जितने भी उनके चैलेंजर थे, जो उनको चैलेंज करते थे, रिबेलियन ग्रुप, वो और ज़्यादा डोमिनेंट हो गए। उन्होंने भी अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। तो ये दोनों ग्रुप मिलके, एक तो जो इनके पास्ट के चैलेंजर थे वो भी रिबेलियन हो गए, और दूसरा पावरफुल जो भी सरदार थे वो भी अपने आप को, ये दोनों ग्रुप मिलके, दिस ग्रुप वेर नाउ बी एबल टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। ये अपने आप को मुस्तहकम करने में लगे, इनको ये मौका मिल गया कि भाई अब हम भी थोड़ा सा अपना आपको ताकतवर बना लें। तो इस सारी चीज को चलते चलते वक्त गुजर गया। तब तक 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई, डेथ ऑफ औरंगजेब। 1707 में जब उसकी डेथ हो गई, तो जितने भी जो मुगल एम्पायर थे, दे फेल टू अरेस्ट द ग्रेजुअल shifting political and economic authority into the hands of provincial governor and chieftain और अदर ग्रुप्स। ये नाकाम रहे कि जितना भी पॉलिटिकल ग्रेजुअल पॉलिटिकल शिफ्टिंग थी, चाहे वो इकोनॉमिक थी, चाहे वो पॉलिटिकल थी, जो भी थी, उसको पकड़ने में, उसको संभालने में ये नाकाम रहे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए नादिर शाह, जो कि ईरानी मूल का बंदा था, उसने 1739 में दिल्ली पे अटैक कर दिया। जब दिल्ली पे उसने अटैक किया, तो उसी अटैक के दौरान ही लूटेड दिल्ली एंड टेक अवे इमेंस वेल्थ। उसने दिल्ली को लूटा और वहां से बेशुमार दौलत लेके, जिसमें कहा जाता है कि वो कीमती हीरा भी शामिल है, वो भी ले गया। और इसी के साथ साथ बिटवीन 1740 एंड 1761, 1748 और 1761 के दरमियान, अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान मूल का बंदा था, अफगान नवासी था, उसने नॉर्दर्न इंडिया पे 5 टाइम अटैक किया। तो 5 टाइम अटैक करने में उसने भी अहमद शाह अब्दाली की तरह जो भी उसको हाथ लगा, उसने भी वो लूटा, वो वहां से ले गया। तो एक तरफ से औरंगजेब की मौत, दूसरी तरफ से इसके जो लेटर मुगल थे वो नाकाम रहे अपना इन्फ्लुएंस बनाने में या उन लोगों को अपनी गिरफ्त में लाने में, और तीसरी तरफ से इनके ऊपर जो दिल्ली में हमला हो गया, वहाँ से बहुत ज़्यादा दौलत लूटी गई। फिर अहमद शाह की अब्दाली की तरफ से जो हमला हो गया, इसने इतना ज़्यादा कमज़ोर कर दिया कि फिर जाके जो मुगल एम्पायर थी, इट ब्रेक डाउन इनटू मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये फिर बहुत सारी आज़ाद रियासतों में इसका बंटवारा हो गया। तो ये आज़ाद रियासतें उस वक्त की, पूरे बरसगीर की, ये 3 ग्रुपों में बांट गई। पहले ग्रुप को कहते थे द ओल्ड मुगल प्रिंसेस, दूसरे ग्रुप को कहते थे द राजपूत प्रिंसिपलिटीज, और अदर ग्रुप, जो थर्ड ग्रुप था, उसको कहते थे द अदर मराठा सिख एंड जाट। इसका मतलब यह है कि ओल्ड ग्रुप प्रिंसिपल में वो रियासतें या उनके गवर्नर जिन्होंने मुगलिया सल्तनत के रस्म रवाज को, उनके तरीक़ेकार को बाज़ाब्ता कायम और दायम रखा। और दूसरा ग्रुप जो था, इसमें ओल्ड ग्रुप में जैसे आता है अवध आता है, हैदराबाद आता है, बंगाल आता है। और जो दूसरा राजपूत प्रिंसिपलिटीज़ थी, तो राजपूत प्रिंसिपलिटीज़ ये वो रियासतें थी, छोटी छोटी आज़ाद रियासतें, जिन्हें मुगलिया सल्तनत के हुकूमत के दौरान ही आज़ाद किया गया था, उन्होंने आज़ाद कर लिया था, वो उन्होंने अपनी रजवाड़े बना लिए थे। और तीसरा जो थे मराठा सिख एंड जाट, इन्होंने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी। आखिरकार इन्होंने भी अपनी वो जो रियासतें थी उनको आज़ाद कर दिया था, क्योंकि अगर साइज में वो छोटी बड़ी थी। तो इन सब चीज़ों को ये एक कारण बनी मुगलिया सल्तनत की खात्मे का। आखिर पे इनके जो लेटर मुगल एम्पायर बचे थे, जो 4 लेटर मुगल एम्पायर थे, फखर सियार, आलमगीर सैकड़, उनको कत्ल किया गया। और उसके बाद अहमद शाह
और शाह आलम, इनको अंधा किया गया। जो इनके अपने रईस थे उन्होंने इनको अंधा कर दिया। तो इस तरह से 1765 तक ये जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी था, इसमें मुगलिया सल्तनत जो थी उसका मुकम्मल खात्मा हो गया। और 1765 में जो सेकंड हाफ ऑफ द सेंचुरी है, उसमें जो बरतानिया थे, ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने एंट्री की ईस्टर्न इंडिया में। उन्होंने फिर उनके बाद जितने भी सल्तनत थी, जितना भी निज़ाम था, वो उन्होंने संभाला। ये था द क्राइसिस ऑफ एम्पायर एंड लेटर मंगोल, उसके हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इन डिटेल द मुगल एम्पायर प्रिंसेस कौन सी थी, राजपूत प्रिंसिपलिटी एंड द अदर मराठा एंड सिख एंड जाट स्टेट्स। थैंक यू।